आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर 1 को समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, जो कि बेहतरीन ढंग से और एनसीईआरटी के सभी कंसेप्ट को समझेंगे। और हमें भी उम्मीद है कि आप लोग भी इसे अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। क्लास 12th की इतिहास चैप्टर 1, जो कि है ईंटें एवं मनके। ईंटें, मनके और अस्थियाँ, यानी इस चैप्टर में ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इस चैप्टर का नाम से क्या तात्पर्य है। सोचिए कि ईंट जो है एक सभ्यता, उतनी पुरानी सभ्यता में सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जो कि खोज में मिला था। और मनके, अस्थियाँ, इस तरीक़ा से वहाँ वस्तु यानी साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसलिए इस चैप्टर का जो नाम रखा गया ईंटें, मनके और अस्थियाँ। हम पीछे सब समझेंगे क्या है मनके, अस्थियाँ, ईंट, इसके बारे में कैसे खुदाई हुआ, कैसे पता लगा ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले देखिए, कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा चीन की पाली नदी की सभ्यता ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। यानी कि ये जो सभ्यता आपको दिख रहा है, सभ्यता मतलब समझिए, यानी कि एक ज़माने के लोग जो अपनी एक पुरानी सभ्यता में रहते थे, जैसे आज की हमारी भारतीय सभ्यता है, आज की युग है, उसी प्रकार से एक पुरानी सभ्यता हुआ करती थी। तो जिनमें से मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और पीली नदी की सभ्यता। तो आप 3 सभ्यता देखिए, जो कि हम आज सभ्यता जो पढ़ने वाले हैं वो हड़प्पा सभ्यता पढ़ने वाले हैं। किस सभ्यता को पढ़ने वाले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। तो इसी में यह था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन सभ्यता मानी जाती थी। तो आज हमारी जो सभ्यता हम जो पढ़ेंगे वो पुरानी सभ्यता, अपने भारत की सभ्यता पढ़ेंगे, अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास को समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करें कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यानी कि विश्व की, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं पर अगर देखा जाए सिंधु सभ्यता, तो ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? नगरीय, यानी कि शहरी सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता एक गाँव की सभ्यता थी, मतलब वहाँ उस सभ्यता में ना गाँव के लोग रहते थे। ठीक है, तो याद रखना बेटा, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ना, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। आइए हम अपने सभ्यता, अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, जो इस चैप्टर से रिलेटिव है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। किस सभ्यता के बारे में? तो सिंधु सभ्यता के बारे में। ओके, आइए देखिए, विश्व के प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। तो विश्व की जो प्रथम नगरीय यानी शहरी सभ्यता है वो कौन सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी खोज 1920 के दशक में हुई थी। 1920 के दशक में हुई थी और 1922 में मतलब इसे बेहतरीन ढंग से पता लगाया गया था दयाराम साहनी द्वारा। आगे हम समझेंगे। देखिए कह रहे हैं कि जिससे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसे आज तक कोई सभ्यता यानी कोई नगरीय सभ्यता नहीं थी। समझ रहे हैं ना? जैसे आज मान लीजिए विश्व में बहुत सारा देश है, उसमें से हमारा देश है, चीन देश है, कई ऐसे ऐसे देश है जो अभी भी विकसित देश है। तो उसी प्रकार से ये ज़माना, ये पुराने समय में हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हम समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये देखिए पहले से नाम रखा हुआ नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता पहले से रखा हुआ सभ्यता, ये नाम नहीं था। इसको क्यों रखा गया हम समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा एक स्थल का नाम है। हड़प्पा जो है वहाँ का स्थल का नाम है, और सिंधु जो है वो नदी का नाम है। सिंधु क्या है? नदी के नाम पर। तो सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण इसका जो नाम रखा गया वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और हड़प्पा इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हड़प्पा स्थल के पास था। तो अभी हम समझेंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ लिए, विश्व की जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसकी खोज 1920 के दशक में हुई थी। ठीक है, ये जिससे ज्ञात हुआ हड़प्पा सभ्यता जैसा आज तक कोई सभ्यता, नगरीय सभ्यता नहीं थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से हुई थी। यहाँ एक क्वेश्चन बन गया, सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा यानी कि सिंधु नदी के पास हड़प्पा नामक स्थल, जैसे मान लीजिए आज हम लोग के पाटलिपुत्र यानी पटना स्थल है, हम लोग जिस जिला में रहते हैं तो उस जिला का कोई ना स्थल है, कोई
जगह है, जगह का नाम है, उसी प्रकार से वहाँ हड़प्पा जगह का नाम था। ठीक है, हड़प्पा का नाम था, जगह के नाम था। इस बात को समझे आप लोग। अर्थात सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई हड़प्पा नामक स्थल से होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु सभ्यता पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु सभ्यता नाम पड़ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता नाम से जाने जाने लगा। हड़प्पा नामक स्थल होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाने लगा। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए करें कि जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब प्रांत से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियर को हड़प्पा पुरा स्थल, यानी कि पुरा स्थल का मतलब होता है पुराने साक्ष्य, यानी कि पुराने चीज मिला। फिर जब विस्तार से उसकी खुदाई की गई तो इससे पता चला कि यहाँ एक पुरानी सभ्यता थी, एक बस्ती थी। ठीक है, तो इसीलिए इस बस्ती का जो नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। तो बात समझिए, रेलवे लाइन यानी जब पंजाब प्रांत में बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर एक पुराना साक्ष्य यानी पूरा स्थल मिला, तो उसको और विस्तार से खोजा गया तो वो सभ्यता प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, यानी कि सबसे पहले वो जो रेलवे लाइन के कोई विभाग अफसर थे वो चार्ल्स मैसन ने दिया कि यहाँ पर लग रहा है कि कोई सभ्यता है। बात समझ में आई, आगे बढ़िए। इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था तथा जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सभ्यता की खुदाई किया गया था। समझ गए ना कोई तो कुछ काम करने के लिए आगे नेता होता है ना, या अधिकारी होता है ना, तो उसी प्रकार से जॉन मार्शल की याद रखिएगा बेटा। इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सभ्यता की खुदाई हुआ था। किस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सभ्यता में कौन कौन स्थल को खोजा गया, स्थल का नाम, उस स्थल पर जब साक्ष्य मिला तो कौन कौन। तो देखिए इस सभ्यता का जो प्रमुख स्थल हड़प्पा, यानी सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया। फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो, कालीबांगा, सुरकोटडा, लोथल, बनावली, आलमगीरपुर, रंगनपुर यानी रोपड़ आदि, ये सब वहाँ पर बेहतरीन जो मतलब अच्छे से वहाँ पर सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, उनको पता लगाया गया। ये प्रमुख स्थल था। यानी कहा जाए आज कैसे भारत के अगर कहा जाए कि पाटलिपुत्र राजधानी जितना है, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, बड़ा बड़ा जो शहर है, तो मेन स्थल है ना, छोटा छोटा शहर को तो भुलाइए जाइए। तो उसी प्रकार से ये प्रमुख स्थल है। और सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग कुल 300 स्थल थे। तो छोटा बड़ा तो शहर है ही है, लेकिन छोटा बड़ा शहर का थोड़ा नाम लोग याद रखते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा शहर पूरा भारत के लोग जानते हैं, राजधानी को पूरा भारत के लोग जानते हैं। छोटा छोटा शहर कौन जानेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में पटना, ये बिहार में भागलपुर हुआ, समस्तीपुर हुआ, तो कैमूर जिला हुआ, रोहतास जिला हुआ, तो इसका नाम अदर लोग कैसे जानेंगे, लेकिन राजधानी का नाम सब जानता है। तो उसी प्रकार से जो प्रमुख स्थल था तो इतना उस समय के हड़प्पा सभ्यता में था। ओके, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो लगभग कितने स्थल मिले, 300 स्थल। कहाँ पर, हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 300 स्थल, प्रमुख स्थल हम लोग ऊपर देखे थे। ठीक है, यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कितने वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता जो है फैली हुई है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इस सभ्यता का नामकरण किसने रखा था, जॉन मार्शल ने रखा था। ये खुदाई तो यही किए थे, इनके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका नामकरण यानी कि कैसे आखिर पता लगा कि इसका क्या नाम होगा। हड़प्पा रखते हैं, चलो हड़प्पा रख देते हैं। हड़प्पा नामक स्थल हड़प्पा जगह से खोजा गया और इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। तो नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता के जो आकार है त्रिभुजाकार है। जैसे मान लीजिए हमारा भारत का जो निचला हिस्सा देखेगा तो वो भी कुछ त्रिभुज के जैसा दिखता है कि ना दिखता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार थी। कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। सिंधु सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, इसका नोट्स बनाइए बाबू। ये बहुत काम की चीज़ है, आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ हम लाए हैं। सोचिए, इसे आप लोग समझिए। इस सभ्यता को सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। बात समझिए, हड़प्पा सभ्यता भी वही है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है, इसमें कन्फ्यूज आपको होने की कोई दिक्कत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही है। अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा नाम क्यों पड़ा इस सभ्यता को, तो हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो हड़प्पा स्थल यानी कि सबसे पहले इसका जो खुदाई हुआ था वो हड़प्पा स्थल के पास हुआ था। राइट, और कहा जाएगा कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो बोल लीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये सिंधु यानी जो नदी है उसके आसपास, उसके घाटी के आसपास, उसके किनारे के आसपास बसा हुआ था, इसलिए जो इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा।
राइट। इस सभ्यता का अर्थव्यवस्था मुख्य आधार, जैसे आज हमारे देश का अर्थव्यवस्था देखा जाए तो कई चीज़ पर टिका हुआ है, ठीक है। केवल यही अर्थव्यवस्था थोड़ा, जैसे उद्योग व्यापार आजकल बहुत कुछ ले सकते हैं। तो उस समय की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर टिका था? कृषि और व्यापार, यानी लोग खेती करते थे और व्यापार करते थे, वस्तुओं को बेचते थे, ये काम करते थे। सिंधु सभ्यता से जो कृषि में क्या मिला है? गेहूँ मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफ़ेद तिल और बाजरे उगाने का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता से आप लोग याद रखिएगा, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद तिल, बाजरे यानी उगाने का क्या मिला है? साक्ष्य। अब ये लोग जानवर क्या पालते थे? कौन कौन से जानवर रखते थे? उसके बारे में समझिए। ये लोग जो है प्रमुख जानवर में भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर का पालन करते थे। आज तो हम लोग बहुत कुछ पालन कर देते हैं, ठीक है। तो भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर यानी कि गाय का साक्ष्य ना मिला है, ठीक है। इस सभ्यता में मछली तथा हड्डियों का भी साक्ष्य मिला है, जिससे पता लगा सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं कि लग रहा है कि मछली उछली यानी कि जो है उस समय के लोग खाते थे। इससे यह अनुमान लगता है कि हड़प्पाई निवासी जानवरों का मांस खाते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे। आप लोग याद रखिए, किस जानवर से परिचित नहीं थे? गाय से वो लोग परिचित नहीं थे। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, इस सभ्यता के लोग युद्ध तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि वो लोग युद्ध उद्ध ना करते थे, वो व्यापार कृषि में लगे रहते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। यार देखो, युद्ध क्यों होता है? युद्ध होता है लालच के लिए, ठीक है। जब लालच ही ना रहेगा तो युद्ध क्या होगा? तो यहाँ माप तौल का न्यूनतम बाट यानी 16 किलोग्राम का था। बाट मतलब समझते हो ना, जोखने वाला जो होता है ना, उसको बाट यानी हम बटखारे बोलते हैं, वो बाट होता है। 16 किलोग्राम का बाट वहाँ मिला है, तो याद रखना 16 किलोग्राम का बाट मिला है। यहाँ की सड़कें तथा नालियाँ यानी ग्रिड पद्धति से बनाए गए हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ग्रिड पद्धति मतलब एक बेहतरीन डिजाइन, समझ गए। तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी समकोण का मतलब मान लीजिए एकदम सीधा राइट एंगल, और इस तरीक़ा से नलियाँ मिलती थी, एक दूसरे को समकोण पर क्या करती थी? काटती थी। अब हमारे यहाँ ऐसे सब टेढ़ा टेढ़ी बनता है, उसके मतलब ये नहीं कि टेढ़ा टेढ़ी पर वो सब बनती थी, ठीक है। इनका व्यापार विदेशों में भी होता था। जो इनका व्यापार होता था वो कहाँ पर होता था? विदेश में भी इनका व्यापार प्रचलित था। और साथ ही साथ इनका जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक थी, यानी जैसे पितृ सत्तात्मक, यानी कि पिता द्वारा राज, यानी कि पिता का जो अधिकार होता है पुत्र पर, उस प्रकार से था। तो यहाँ की जो समाज था वो माता के अधीन था। किसके अधीन था? माता के। ये लोग अपने पूर्वजों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। जैसे आज लोग, हम लोगों में भी देखते हैं ना, उत्तर में लोगों को क्या करते हैं? सर को रख देते हैं, ठीक है। उत्तर दिशा में सर को रख देते हैं, तो उत्तर दिशा में दफनाते थे। ये अपने पूर्वज को दफनाते समय घाड़ा रख देते थे। दफनाते समय घाड़ा, जैसे हम लोगों में भी देखते हैं ना, पिंड होता है, वो मटका को लगाया जाता है, उसमें से उसको पानी डाला जाता है। तो शायद ये इसके बारे में ये बताया गया। तो याद रखना, पूर्वजों को दफनाते समय वहाँ पर क्या रखते थे? घाड़ा रख देते थे। और यहाँ की जो कीमतों रत्नों के साथ पूर्वजों को दफनाने की परंपरा नहीं थी कि पूरा गाजे बाजे के साथ एकदम धूमधाम से, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ के जो निवासी थे जानवरों को मांस खाते थे। यह कृषि में टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी, तो यहाँ देखिए कृषि में टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी के हल का प्रयोग करते थे। यानी जैसे हमारे लकड़ी और लोहा होता है, तो उसी प्रकार से टेराकोटा यानी कृषि के लिए टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी के हल का प्रयोग करते थे। याद रखना, पकी हुई मिट्टी का, ठीक है। यहाँ के मुहर पर भ्री भस का चित्र था। भ्री भस मतलब होता है साढ़, ठीक है। चित्र तथा एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है, समझ गए ना। ये भ्रीभसक मतलब होता है साढ़ का चित्र मिला था उन लोगों को मुहर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता के निवासी खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे, लेकिन गाय से परिचित नहीं थे, लेकिन बैल का प्रयोग। देखिए यहाँ पर इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी खेत जोतते थे वो बैल का प्रयोग, इसको कहा नहीं जा सकता, अनुमान लगाया गया, ठीक है, अनुमान लगाया गया। हरियाणा के एक स्थल बनावनी से टेराकोटा यानी मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। मिट्टी के बना हल, जो पक्की मतलब उसको पकाकर मिट्टी के जो हल बनाया जाता था, वो साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? हरियाणा के एक स्थल से, ठीक है। बने हुए हल का साक्ष्य मिला है, तथा गुजरात के कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है लाला? कालीबंगा से मिला है, ठीक है, इसको याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ रहा है कि इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि लोहा का जो धातु है उससे परिचित नहीं थे। इस समय के हथियार जो बने होते थे वो पत्थर तथा कांस्य के बने होते थे, पत्थर और
कांस्य धातु के बने होते थे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पार्ट 1 में, भाग 1 में ये आपको पढ़ाएँ। अगर आपको अच्छा लगा भाग 2 भी देखना है तो हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए।